हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारी नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, राजा नगर और आरंभिक राज्य। तो बच्चों, इस चैप्टर की पार्ट 1 हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर पार्ट 1 देखिएगा, इससे आपको पार्ट 2 की वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे चौथा टॉपिक, राजधर्म के नवीन सिद्धांत। तो बच्चों, इसको पढ़ने से पहले हम जानते हैं राजधर्म क्या था। राजधर्म का मतलब ये कि किस तरीके से एक राजा को अपनी प्रजा के ऊपर, आम जनता के ऊपर राज करना चाहिए। तो ये जो राजधर्म था के नवीन सिद्धांत हमें बताते किस तरीके से, मतलब ये राज करने के जो तरीका था इसमें बदलाव आ रहा था, क्या चेंजेस हमें देखने को मिले। आइए जानते हैं। 4.1 दक्षिण भारत के राजा और सरदार। कहीं कहीं पे दक्षिण भारत में क्या था, राजा राज करते और कहीं कहीं पे क्या था, सरदार लोग यूज कर रहे थे। अब हम दक्षिण भारत में जाए तो वहां हम देखेंगे बहुत सारी सरदारों का उदय हुआ, जिसका क्या था, सरदार उसको रूल क्या करता था। ठीक है, और जो सरदार के अंदर का जो एरिया था जहां तक वो राज मतलब काम पार्ट या फिर काम किया करता था, उनको हमने क्या उस सरदारी का एरिया कहा। तो दक्षिण भारत में बहुत सारी सरदारों का उदय हुआ, जिसमें क्या था, हमारी चोल, चैर और पांड्या जैसी सरदारियां वहां पे मौजूद थी। अब हम जानते हैं सरदार और सरदारियां क्या थी। तो सरदार क्या था, एक पावरफुल व्यक्ति हुआ करता था, जिसको हम कहते थे सरदार कहा कहते थे। जो सरदार की पोस्ट होती थी, उसका पद होता था, ठीक है, उसके लिए जो उम्मीदवार होते थे वो एक ही परिवार से लोग चुने जाते थे। मतलब एक ही परिवार के लोग क्या थे, सिर्फ सरदार बन सकते थे और कोई सरदार नहीं बन सकता था। ये हमने जाना। अब सरदार के काम क्या थे। अब सरदार था, जैसे राजा के काम थे ऐसे सरदार के कुछ काम थे। सरदार का पहला काम था युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व करना। अगर मान के चलो कहीं पर भी वॉर होगी तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, हमारा सरदार क्या करेगा, अपनी सेना का नेतृत्व करेगा, लीड करेगा और अपनी सेना को गाइड करेगा। और जो सरदार का दूसरा काम था वो था किसी भी वाद विवाद को, किसी भी लड़ाई झगड़े को बातचीत करके सुलझाना, वॉर की सिचुएशन ना होने देना। ये हमारा क्या था, सरदार का दूसरा काम था। सरदार का तीसरा काम होता था सामाजिक कार्यक्रमों का प्रबंधन करना, मतलब किसी भी सामाजिक कार्यक्रम का संचालन करना। जैसे क्या होता है, हमारे त्योहार हो गए, फेस्टिवल हो गए, तो वहाँ पे सरदार का काम तो उस पूरे काम को ऑर्गेनाइज कराना, उस काम को कराना। ठीक है। तो अब हम आते हैं पॉइंट 3 में, लोगों से भेंट प्राप्त करना और उसी भेंट को अपने परिवार के लोगों में बांट देना। जैसे हम जानते हैं कि सरदार क्या थे, एक ही परिवार के लोग बना करते थे। तो सरदार क्या था, लोगों से जबरदस्ती टैक्स नहीं लेता था। जैसे राजा क्या था, लोगों पे कर लगा लगा के फिर उस पैसों को प्राप्त करता और फिर उसको अपने यूज करता। पर यहाँ पे सरदार ऐसा नहीं करता था। सरदार को लोग खुद भेंट देते थे, वो उसको एक्सेप्ट करता था और जो भेंट उसे मिलती थी उसको अपने परिवार के लोगों में बांट देता था। तो ये डिफरेंस था राजा और सरदार में, छोटा सा। अब हम चलते हैं हमारे आगे के टॉपिक पे। अब आता है 4.2 दैविक राजा। तो बच्चों ये इजी है, ज़्यादा मतलब इतना हार्ड नहीं है, सिंपल से। दैविक राजा के नाम से हमें क्या पता लग रहा है, जो राजा दैविक हो, ठीक है, कुछ ऐसे ही हो। तो हम बढ़ते हैं। तो कौन किसको हमने दैविक राजा का, ठीक है, दैविक राजा हमने ऐसे राजाओं का जिन्होंने अपने आप को भगवान से जोड़कर दिखाने की कोशिश करी। ठीक है, यह था जो अपने आप को भगवान से जोड़कर दिखाया करते, ऐसे राजा को हम दैविक राजा बोला करते थे। इन राज्यों में क्या थे, कुषाण शासक के लोग आते थे। कुषाण जैसे एक टाइम पे भारत में मौर्य एम्पायर था, मौर्य साम्राज्य था, वैसे ही एक टाइम पे भारत में कुषाण शासक हुआ करते थे, जिन्होंने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक भारत पर राज किया। तो ये दैविक राजा थे, वो क्या थे, कुषाण शासक के राजा हुआ करते थे। अब हमें बात आती है कुषाण शासक के बारे में पता कहाँ से लगता है। तो बच्चों, जैसे हमने जाना था कि जो भी राजा महाराजा एम्पायर साम्राज्य हुआ करता, वो अपने साम्राज्य में बहुत सारे अभिलेख और ग्रंथ या फिर रचना लिखा करता था। तो इन्हीं रचनाओं के माध्यम से क्या हुआ, अभिलेख और रचनाओं के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से क्या होता है, हमें कुषाण शासकों के बारे में जानने को मिलता है। साथ ही इनके टाइम पे क्या था, बहुत सारी करेंसी, सिक्के, जो ऐसा आप देख सकते हो, बहुत सारे सिक्के, ठीक है, और मूर्तियां बनाई गई थी ऐसी। इन मूर्तियों के द्वारा भी क्या होता है, हमें कुषाण शासकों के बारे में जानने को मिलता है। अब आते हैं हम पॉइंट 3 में। कुषाण शासकों ने क्या करा था, अपने टाइम पे बहुत सारी मूर्तियां बनाई थी और माने जाते हैं इन मूर्तियों के थ्रू था वो अपने आप को क्या था, भगवान से जोड़ के दिखाना चाहते थे, भगवान का पुत्र या देवताओं का पुत्र बताना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या था, अपने टाइम पे कुषाण शासकों ने या राजाओं ने क्या था, बहुत सारे भगवान की मूर्तियां बनाई थी और अपनी भी मूर्तियां बनाई थी और अपने आप को ये जो कुषाण राजा थे क्या थे, देवता से जोड़कर दिखाते थे। ऐसी सेम केस था चाइना में।
चाइना में भी बहुत सारे एम्पायर थे जो क्या थे, अपने आप को देवताओं का पुत्र बोलते थे या अपने आप को देवता बताया करते थे। सेम केस क्या था यहाँ भारत में भी था कुषाण शासकों में। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। आशा करता है आपको टॉपिक समझ आया। अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, गुप्त साम्राज्य। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं गुप्त साम्राज्य। आप देख सकते हो गुप्त साम्राज्य, आप देख सकते हो यहाँ आप आज प्रेजेंट टाइम के बिहार से क्या था, पूरे जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, नीचे बलूचिस्तान तक और पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। ठीक है, लगभग लगभग पूरे भारत में क्या था, ये गुप्त साम्राज्य फैले हुआ था। अब थोड़ा गुप्त साम्राज्य के बारे में हम जानते हैं। गुप्त राजवंश या फिर गुप्त साम्राज्य क्या था, प्राचीन हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, तो इसमें क्या था, हिंदू मतलब हमारे हिंदू एक कम्युनिटी के लोगों ने क्या कहते हैं, इस पूरे साम्राज्य को चलाया। ठीक है, ये पूरे साम्राज्य को इस्टेब्लिश करना मतलब पूरे भारत में फैलाया, और साम्राज्य बहुत बड़ा था जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करना, पूरे भारत पे लगभग लगभग इनका क्या था, कंट्रोल हुआ करता था। और गुप्त साम्राज्य के टाइम पीरियड को, काल को, समय को हमने क्या कहा, भारत का स्वर्ण काल कहा। स्वर्ण काल क्यों कहा, क्योंकि पॉलिसी बड़ी अच्छी थी, इनकी नीतियां बड़ी अच्छी थी, इनके राज में क्या, भारत तेजी से डेवलप हुआ। ठीक है, हमारे हमारे जो थे क्या कहते हैं, सोने जवाहरात मतलब और भी कलाएं हैं, मूर्ति कला, जितने भी अच्छे अच्छे सिक्के, वो सब क्या थे, इन्हीं के टाइम पीरियड में जो भी था संचालन, समाज का संचालन करना, समाज को चलाना, इनके टाइम बड़े अच्छे तरीके से काम हुआ। इसलिए माना जाता है इसी टाइम पीरियड में जो भारत की ग्रोथ हुई थी वो सबसे ज्यादा थी। इसलिए हमने क्या कहा, गुप्त साम्राज्य के पीरियड को, ठीक है, काल को हमने क्या कहा, स्वर्ण काल का भारत का। हम जानते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें, हाँ देखो, गुप्त साम्राज्य के बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है, अब किसी भी साम्राज्य के बारे में जो भी जानकारी मिलती है हमें, उनके टाइम पीरियड में उन्होंने जो अभिलेख बनाए थे और सिक्के बनाए थे या ग्रंथ बनाए थे, ठीक है, या फिर जो भी रचनाएं करी थी, उनके थ्रू क्या होता है, हमें किसी भी साम्राज्य के बारे में पता लगता है। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें उनके समय बनाए गए ग्रंथों और सिक्कों के थ्रू पता लगता है। अब आते हैं हमारे यहाँ पे गुप्त साम्राज्य का छोटा सा टॉपिक था, वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, बदलता हुआ देहात। तो बदलता हुआ देहात के बारे में, जैसा आपको देहात क्या होता है, ग्रामीण एरिया। ठीक है, तो हमें ये बताया जा रहा है कि जो देहात, बदलता देहात का मतलब है कि जो गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आम जनता थी, उनकी विचारों में मतलब विचार में, सोच में क्या चेंजेस आ रहा था समय के साथ, हमें इसमें ये बताया गया। अब आते 5.1, जनता में राजा की छवि। तो हमने वहीं पहले जाना था किस तरीके से गांव में रहने वाले लोगों की सोच विचार में। अब यहाँ आ रहा है राजा की छवि क्या थी जनता के बीच में। तो पॉइंट 1 क्या है, देखो, पहले के टाइम पे हमें जो भी अभिलेख मिलते हैं, ग्रंथ मिलते हैं, रचनाएं मिलते हैं, उनमें हमें बहुत ही कम ऐसी रचनाएं जिनमें क्या था, राजा और आम जनता के बीच के जो संबंधों को बताया था कि उस समय राजा कितने अच्छे थे, आम जनता खुश थी कि नहीं थी, ऐसे बहुत कम ही हमें अभिलेख या भी रचनाएं देखने को मिलते हैं। माना जाता है, देखो, माना जाता है पहले के जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे, ठीक है, वो क्या था, किसी न किसी रियल घटना हुई होगी, उस घटना के बाद क्या था, उन्होंने उसको लिखित रूप में एक्सप्लेन करा। तो माना जाता है आज जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, वो उनमें जो भी बातें लिखी है वो क्या सच्ची है, और वो पहले कभी ना कभी घटी होगी, जिस वजह से उन लोगों ने क्या करा, इसको लिखित रूप में, रिकॉर्ड के रूप में क्या करा, लिख दिया। ठीक है, ये था। तो हमने 2 पॉइंट जाने। तीसरे पॉइंट में क्या है, हम गणतिंदु नाम की क्या थी, एक जातक कथा थी। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, हमें एक राजा के बारे में पता चलता है कि कैसे एक आम राजा हुआ करता था, जिसने ये जानने के लिए कि उसकी जनता उसके बारे में क्या सोचती है, तो उसने क्या करा, अपना भेष बदल लिया, अपनी वेशभूषा, अपना रूप पूरा बदल लिया। ठीक है, और वो आम आदमी बन के लोगों के बीच में गया, और जब लोगों के बीच में गया तो उसको पता लगा आम जनता उसके बारे में क्या सोचती है। आम जनता ने, जब वो अपना भेष बदल के लोगों के बीच में गया, तो आम जनता ने उससे बताया किस तरह से वो परेशान है राजा से। रात में क्या होता है, वो उन्होंने बताया राजा को, जब वो भेष बदल के गया, रात में हमें क्या होता है, डकैत, चोर, डाकू आके लूटते हैं, और दोपहर के दिन के टाइम में क्या होता है, राजा के सैनिक आके हमसे कर वसूला करते हैं जबरदस्ती। तो इस तरीके से आम जनता क्या थी, परेशान थी, किसान भी परेशान थे। इसी वजह से जो लोग थे गाँव को छोड़ के क्या थे, जंगलों में जाके बस रहे थे कि जंगल में हम कम से कम खुशी से तो रह पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन आ रही थी। चौथा पॉइंट आता है, देखो, जातक नाम की कथा से हमें क्या पता लगता है कि राजा और जनता के बीच में संबंध इतने खराब क्यों थे, क्योंकि राजा क्या करता था, आम जनता से बहुत ज्यादा टैक्स वसूला करता था, क्या कहता था, कर लगाया करता था, जिसकी वजह से क्या थी, आम जनता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी, और किसानों को बहुत ज्यादा टैक्स लगाया था, कर लगाया जाता, जिसकी वजह से क्या था, किसानों ने अपनी उपज बढ़ाने के लिए अपनी
पैदावार को बढ़ाने के नए नए तरीके अपनाए। अब हम जानते हैं क्या क्या तरीके अपनाए। क्योंकि क्या था, राजा को जब टैक्स देना है, कर देना है, तो भाई हमें तो अपना पैदावार बढ़ानी होगी। तो पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों ने नए नए तरीकों की खोज करी। अब जानते हैं क्या क्या तरीके थे। उपज को बढ़ाने के तरीके, मतलब अपनी पैदावार को बढ़ाने के तरीके। पहला पॉइंट है कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए, उत्पादन के बढ़ाने के लिए आम किसानों ने क्या करा, लोहे के हल बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि लोहे के हल से क्या था, जुताई बड़ी अच्छी तरीके से और गहरी होती थी। जब गहरी जुताई होगी तो क्या होगा, बीज अच्छी तरीके से वहां पर स्टोर हो पाएगा, जम पाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या था, कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, एक किसानों ने लोहे से बने हल का यूज करना शुरू कर दिया। दूसरा पॉइंट है, गंगा नदी के मैदानों में क्या करा, धान की खेती शुरू कर दी। देखो धान क्या होता है ना, जब इन्होंने धान की खेती शुरू करी तो क्या इससे पैदावार बढ़ गया। क्योंकि वहां का जो एटमोसफेयर था, ठीक है, ज्योग्राफिकल भौगोलिक संरचना थी, वो क्या थी, धान की खेती के लिए एकदम वो परफेक्ट। तो इन्होंने क्या करा, धान की खेती करना शुरू कर दिया, जिसके से क्या पैदावार बढ़ गई। और पहाड़ी इलाके के जो लोग थे उन्होंने क्या करा, कुदाल का ज़्यादा उपयोग करा। क्योंकि वहाँ पे उस समय शायद ऐसा टेक्नोलॉजी ना हो, तो उन्होंने क्या करा, कुदाल का ज़्यादा यूज़ करते पहाड़ी लोग। पहाड़ों पे पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या करा, कुदाल का यूज़ करने लग गए। चौथा आता है, किसानों क्या करा, अपने खेत की सिंचाई के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए क्या करा, कुओं का, तालाबों का, नहरों का पानी क्या करा, इन्होंने यूज़ करा। किसके लिए, खेतों की सिंचाई के लिए, जिसकी वजह से क्या क्या हमारी पैदावार बढ़ गई। तो बच्चों आए हमने ये टॉपिक भी क्लियर कर दिया, किस तरीके से किसान ने उपज बढ़ाई, क्यों बढ़ाई, ताकि वो राजा को टैक्स पे कर सके, कर चुका सके। अब हम जानते हैं 5.3 ग्रामीण समाज में विभिन्नता है। देखो जैसे आज भी हमारे समाज में विभिन्नता है, अमीर लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, इस तरीके से पहले के टाइम में क्या थी, विभिन्नताएं हुआ करती थी, डाइवर्सिटी हुआ करती थी। इसके बारे में जानते हैं। कृषि पैदावार को बढ़ाने के जो नई तकनीकें, नई टेक्निक कृषि में, खेती बाड़ी में यूज की गई थी, उसका जो लाभ था वो क्या था, सब व्यक्ति को नहीं हुआ, कुछ लोगों को हुआ। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, उस समय में क्या था, उस समय हमें भूमिहीन, मतलब ऐसे लोगों के बारे में पता लगता है जिनके पास भूमि नहीं थी। ठीक है, ऐसे श्रमिकों मतलब लेबर के बारे में पता लगता है। हमें छोटे किसानों के बारे में पता लगता है उस टाइम के ग्रंथ और अभिलेखों को पढ़ के। बड़े बड़े जमींदारों का भी क्या होता है, उन ग्रंथों में बताया गया है। पाली भाषा में गृहपति नाम के शब्द का यूज किया गया है। तो जो गृहपति नाम के शब्द का यूज किया गया है वो क्या था, एक छोटे किसानों के लिए या फिर छोटे मोटे जमींदारों के लिए वो क्या था, गृहपति शब्द का यूज किया गया। अब आते पॉइंट 3, हमें क्या था, ग्राम, जब हम पुराने टाइम के ग्रंथ पढ़ते तो उसमें क्या होता है, ठीक है, ग्राम प्रधान नाम के शक्तिशाली व्यक्ति का क्या था, हमें पता लगता है कि पहले भी क्या था, गांव में जैसे आज भी पंचायत में वोटिंग के थ्रू क्या होता है, प्रधान चुना जाता है। पहले क्या था, पहले भी एक गांव में क्या था, एक प्रधान हुआ करता था, जिसकी पोस्ट क्या थी, वंशानुगत होती थी। वंशानुगत मतलब क्या था, एक ही परिवार के लोग क्या थे, हर बार प्रधान बना करते थे। जैसे इसके बारे में हम थोड़ा क्या था, तमिल भाषा के जो संगम साहित्य, उसमें हमें जानने को मिलता है कि गांव में क्या थे, बहुत सारे कास्ट थे। जैसे आज भी हम गांव में कास्ट देखते हैं, उस समय भी क्या थी, गांव में बहुत सारी कास्टें थी। जैसे विल्लर और बड़े जमींदारों के बारे में क्या होता, हमें तमिल संगम में जानने को मिलता है। साथ ही हमें हलवा, उलवर और दास मतलब नीची कैटेगरी के लोगों के बारे में जानने को मिलता है। तो इस समय, तो इस तरीके जो पहले के टाइम के ग्रंथ लिखे गए थे, अभिलेख लिखे गए थे, रचना लिखी गई थी, उनको पढ़ के हमें पहले के टाइम के सामाजिक विभिन्नताओं के बारे में पता चलता है। बच्चों आशा करता है आपको समझ आया। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। तो 5.4 ये इसका थोड़ा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, भूमिदान और नए सम्रांत ग्रामीण। तो यहाँ भूमिदान की बात हो रही है कि क्यों उस समय राजा महाराजा भूमिदान किया करते थे। पहला पॉइंट है, ठीक है, तो जो राजा महाराजा होता था उसका मकसद क्या था, भूमिदान। तो राजा महाराजा क्या होता था, कृषि का विकास करने के लिए, ठीक है, अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या किया करता था, भूमिदान किया करता, ताकि चलो ऐसी जगह है जहाँ पे कोई लोग नहीं है पर वहाँ की भूमि उपजाऊ है, वहाँ खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो राजा क्या करता था, कुछ लोगों को वहाँ पे भूमि दान दे देता था। भूमि दान के द्वारा क्या था, वहाँ पे लोगों को बसाता था। जब वहाँ पे लोग बसते थे वो क्या करते थे, उन जमीनों पे खेती करते थे, क्योंकि वो क्या जमीन उनके नाम पे थी। जब खेती में से जो पैदावार होती थी उसका कुछ हिस्सा राजा को मिल जाता था और बाकी वो अपना गुजारा बसारा कर देते थे। तो ये पहला मकसद था कि भूमिदान क्यों होता था। दूसरा मकसद है दुर्लभ होता हुआ राजनीतिक
प्रभुत्व, मतलब मान के चलो कि जब किसी राजा की पकड़ अपने साम्राज्य पर कमजोर होती जाती थी, ठीक है, जनता के बीच में, तो वो क्या करता था, अपना सपोर्ट गेन करने के लिए क्या करता था, लोगों को भूमि दान किया करता था। इसका आप एग्जाम्पल प्रेजेंट टाइम में ले सकते हो, जैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज भारत में हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी होगी और भी पार्टी होगी, तो दूसरी दूसरी पार्टी क्या करती है, लोगों को अपनी तरफ मतलब लुभाने के लिए, लोगों का सपोर्ट लेने के लिए, वोट गेन करने के लिए क्या करते हैं, उनको फ्री बीस मतलब फ्री स्कीमें देती है। जैसे केजरीवाल ने दी थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे और बस का किराया फ्री कर देंगे। वो आज कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, वो आज क्या राजनीति में है। इस समय क्या था, ये स्कीम जो टेक्निक दिया गया था पहले भी काम करती थी। तो पहले के समय में क्या था, जो राजा महाराजा भूमि दान करते थे, क्यों, जब उनका पकड़ अपने साम्राज्य पे कमजोर होती जाती थी। तीसरा पॉइंट है, जिस भी व्यक्ति को भूमि दान दिया जाता है उसे साथ में क्या आता है, एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। क्या था, सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र, ठीक है। तो जो पहले के टाइम के लोग थे, ठीक है, जिन्हें भूमि दान दिया गया, उन्हें साथ में क्या था, एक प्रमाण पत्र भी दिया गया, ताकि पता लग सके हाँ भाई इस बंदे को भूमि दान दी गई थी, तब जाके क्या हो रहा है, आज ये यहाँ पे खेती कर रहा है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो लास्ट टॉपिक था ये भी कवर हो गया। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 था। तो आशा करते हैं आपको चैप्टर का पार्ट 2 पसंद आया आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक छोड़ना ना भूलिएगा। धन्यवाद।